Assalamu alaikum everyone. I am Hajra Arooj once again here with another video. In this video, I will explain my journey to my dream destination, that is my dream medical college. I will explain that how an ordinary girl aimed for and managed to become not only the first doctor to be in the family but the first one in the town. टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये वीडियो अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाई हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी का खुलासा सिर्फ 20 मिनट में बयान करना है। ये ना सिर्फ आपकी एफ़र्ट्स होती हैं, आपकी लगन और मेहनत होती है जो कि आप फुल डेडिकेशन के साथ कर रहे होते हैं, अपनी बहुत सारी लग्जरीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने ड्रीम को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। बल्कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, उनके सारे के सारे सैक्रिफाइसेस और उनकी एफ़र्ट्स, उसके अलावा जिस तरह से वो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, आपके लिए चीयर कर रहे होते हैं, वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो उन सब चीज़ों को आई ट्राइड माई बेस्ट टू समराइज़ इन दिस वीडियो। और बेशक कुछ भी अल्लाह ताला की मदद के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था, हर एक चीज़ उसकी कुन की मुंतज़िर है। सो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र कि अगर वो ना चाहता तो ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता था। स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 टिल नाउ आई हैव ऑलवेज़ बीन अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट ऑफ माय स्कूल एंड कॉलेज। इसी तरह फैमिली में भी मुझसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखी जाती थी, बट ड्यू टू सम ऑफ आवर पर्सनल रीजंस हमें 9th क्लास में क्वेटा से रावलपिंडी शिफ्ट करना पड़ा। एक तो आप बलूचिस्तान के एरिया से पंजाब के एरिया में आ रहे हैं, अभी आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे आके नई जगह पे एडजस्ट करना, जो कि इन सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी लोग आपस में एडजस्ट है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स बल्कि टीचर्स के लिए भी एक प्री डिफाइंड लिस्ट है टॉपर्स की, जो कि एक गलत बात नहीं है, बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है। तो वहाँ पे जाके अपने लिए जगह बनाना, लोगों से सपोर्ट लेना, उनसे एप्रिसिएशन कमाना और अपनी एक वर्थ क्रिएट करना, इन सेल्फ एक चैलेंज था। उसके साथ-साथ एक लो एजुकेशन स्टैंडर्ड वाली जगह से एक हाई एजुकेशन स्टैंडर्ड वाली जगह पे आना, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरिट ऑलरेडी हाई है और आपने बहुत ही अच्छे-अच्छे बच्चों, बहुत ही टॉपर्स के साथ कम्पीट करना। लेकिन with the help of Allah Almighty and the support of my parents, I got very, very helpful teachers and friends here who helped me. And Alhamdulillah, I aced my goal. I got 1075 marks out of 1100 and I was a topper of my school. Alhamdulillah. ये बात हो रही है प्री कोविड टाइम्स की, जब 1050 अबव मार्क्स लेना भी बहुत बड़ी बात थी। सो इट वाज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड माय फैमिली एज वेल। Then I joined the same college for my FSC. I was merit number 1 of my college. मैट्रिक्स एफएससी में आने वाले बच्चे को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो मुझे भी फेस करने पड़े। बुक्स का साइज़ बड़ा हो जाता है और टाइम कम रह जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद एक बड़ा एक्सपेरिमेंट मैंने ये किया कि मैंने एकेडमी ज्वाइन कर लिया एज एन इवनिंग कोचिंग, जो कि मैंने मैट्रिक में कभी भी नहीं ज्वाइन की थी। तो टाइम मैनेजमेंट एक हवा बन गया था कि किस तरह से की जाए। सुबह आप कॉलेज जा रहे हैं, वापस आके आप एकेडमी का टेस्ट याद कर रहे हैं, फिर आप एकेडमी जा रहे हैं, एकेडमी से वापस आके आपने कॉलेज का काम रिवाइज़ करना है, सुबह कॉलेज में अगर कोई टेस्ट है तो वो भी याद करना है और आपने सोना भी है। और जो एकेडमी का सारा के सारा टेस्ट आप कॉलेज से आके नहीं याद कर सकते, आपको थोड़ा-सा टेस्ट रात में भी याद करना है। फिर उसके साथ-साथ आपको अपनी नमाज़, खाना-पीना और बाकी सारी एक्टिविटीज़ को भी स्केड्यूल करना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि पहले इस फ़ेज़ से नहीं गुज़रे होते और एफएससी में आके फ़र्स्ट टाइम जॉइन कर रहे होते हैं। इन सारे चैलेंजेस को समझना, उसके साथ-साथ एफएससी में मुझे कुछ और भी सब्जेक्ट्स वाइज़ अगर मैं बात करूँ, तो बायो में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज़ कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैंने पॉइंट्स वाली स्ट्रैटेजी यूज़ की। इसी तरह आर्ट सब्जेक्ट के अंदर मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाना शुरू किया, डिफरेंट अकेडमीज़, डिफरेंट कॉलेजेस को कंसर्न करके, तो नोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ हो रहा था। उसकी वजह से भी और फिर एकेडमी की वजह से भी मेरे पास याद करने का और सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम बच रहा था। ये वो चैलेंजेस हैं जो मैंने भी फेस किए और आप में से भी बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे। सो डोंट बी वरीड, यू आर नॉट अलोन इन दिस, एवरीवन ऑफ अस हैव पास्ड थ्रू दिस फेज एंड इफ आई एम हियर गाइडिंग यू ऑल, देन इंशाल्लाह यू विल आल्सो बी हियर वन डे। इसके अलावा भी देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज़। किसी की पर्सनल लाइफ में कोई इशू होगा, किसी की प्रोफेशनल लाइफ में इशू होगा, किसी से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही होगी, किसी की मोटिवेशन वाला कोई नहीं होगा, किसी को फैमिली मोटिवेट नहीं कर रही, किसी को टीचर सपोर्ट नहीं कर रहे। इसके अलावा भी किसी को फाइनेंशियल इशू है, किसी की फैमिली में कोई बीमार है, किसी न किसी वजह से हर बंदा स्ट्रेस्ड होता है। आई ऑल्सो फेस मैनी ऑफ दीज इशूज़ एंड यू विल ऑल्सो बी फेसिंग मैनी ऑफ देम।
एवरीवन कांट डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ यू कि मेरे साथ ये हुआ है या मेरे साथ ये हो रहा है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई इशू ज़रूर चल रहा होता है, हर बंदा डिप्रेस्ड होता है, बट डोंट लेट दीज फीलिंग्स ओवरवेलम योर पोटेंशियल। आपने अपने पोटेंशियल को बरकरार रखना है और ख़ुद पे तरस नहीं खाना कि मेरे साथ ये हो रहा है इसलिए मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी मसला आप फेस कर रहे हैं वो आप भी फेस कर रहे हैं और आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे जो फेस कर रहे होंगे। जैसे आप किसी को नहीं बता रहे वैसे ही बहुत सारे लोग आपको नहीं बता रहे होंगे। इसलिए ख़ुद पे रहम नहीं खाना कि इस वजह से मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता, बल्कि यू कैन अचीव इट बिसाइड्स ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस, जैसा कि हम सब ने अचीव किया। इन सारे इश्यूज़ के बाद एक बड़ा इशू जो था हमारी दफ़ा वो कोविड का था। कोविड नया-नया आ गया, सिस्टम जो था वो फ़िज़िकल से ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया, जो कि अपनी नौइयत का पहली दफ़ा वाक़या हो रहा था। सबके अंदर एक अनसर्टेनिटी, पैनिक, एंग्ज़ायटी थी कि भई हो क्या रहा है, इसका इलाज क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, एग्ज़ाम्स होंगे, नहीं होंगे, फाइनली डिसाइड हुआ कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और हमारी पूरे के पूरे साल की जो मेहनत थी वो ऑलमोस्ट वेस्ट हो गई। वेस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि हमें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा एमडी-कैट में हुआ है, लेकिन ओवरऑल उस हद तक फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकी जिस हद तक उसको फ्रूटफुल साबित होना चाहिए था। तो उस लिहाज से एक दुःख तो ज़रूर था। इस चैलेंज के साथ, इस दुःख के साथ कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं हुए और अब सेकंड ईयर के मार्क्स में वो डबल होंगे फर्स्ट ईयर में, हमने सेकंड ईयर का आगाज़ किया, वो भी ऑनलाइन क्लासेस से, जो कि एक लंबे अरसे तक ऑनलाइन रही और फिर फिज़िकल में ट्रांसफ़र हुई। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो चैलेंजेस थे उन सबको फेस किया हमने। हमने 8 सब्जेक्ट्स भी पढ़े थे, इवन हमारे प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हुए थे, लेकिन फिर डिसाइड हुआ लास्ट डेज़ में अबाउट 1 मंथ बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम्स कि अब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में 8 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ साइंसेस के होंगे, जो कि अगेन पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा लॉस था कि हमने 2 साल अपना 8 सब्जेक्ट्स पे जितना भी एफ़र्ट्स लगाई हैं, वो सारी की सारी हमारे किसी काम नहीं आ रही, क्योंकि एमडी-कैट में भी आगे जाके आपकी आर्ट्स नहीं होती एक्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर। फिर हम लोगों ने साइंसेस के एग्ज़ाम्स दिए, रिज़ल्ट आया और इन सारी चीज़ों का प्रोसेस इतना डिले कर दिया गया कि एमडी-कैट के लिए हमारे पास सिर्फ़ 1 महीना था। आई रिमेंबर कि हमारा स्टेप्स का जो सेशन था वो 28 जुलाई को शुरू हुआ था और हमारे लास्ट एग्ज़ाम जो था वो 24 जुलाई को था और एमडी-कैट का जो फर्स्ट टेस्ट हो रहा था वो 30th अगस्त को। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना टाइम था बीच में। फिर फ़ेज़ आ गया था एंट्री टेस्ट सेशन का और एंट्री टेस्ट के लिए मैंने स्टेप्स अकेडमी का फ़िज़िकल सेशन जॉइन किया था। हमारे ऐसा स्केड्यूल था कि एक दिन हम लोग को कोर्स पढ़ाया जाता था और नेक्स्ट डे उसी लेक्चर के 2 टेस्ट होते थे जो कि हमें सॉल्व करके लाने होते थे और वहाँ पे उसकी डिस्कशन होती थी। इट वाज़ रियली रियली वेरी हेक्टिक कि आपने घर जाना है, आपने उस सब लेक्चर को भी पढ़ना है और फिर आपने टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। मैंने किस तरह से मैनेज किया वो मैंने अपने मम्मी के टीम में शेयर किया हुआ। लेकिन ख़ैर मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, मेरे अभी एग्ज़ाम्स इतने अच्छे हुए हैं कि मेरा स्कोर अच्छा आएगा। उसके साथ-साथ मैं चलती रही अपनी एमडी-कैट में। लेक्चर्स के लिए तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि हम अपनी अकेडमी के लेक्चर्स के अलावा कहीं और के लेक्चर्स दे सकें। फ़िज़िकल अकेडमी में जाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन एक ये होता है कि आपका टाइम ट्रैवलिंग में भी काफ़ी सारा वेस्ट हो रहा होता है। उस वजह से भी और बाकी भी टाइम शॉर्टेज की वजह से मैंने किप्स की बुकलेट्स रखी हुई थी और स्टेप्स का प्रैक्टिस मटीरियल था सारा मेरे पास। तो इन दोनों की मेरे पास हैंड आउट्स थे जिनसे मैंने प्रैक्टिस की और वोकैबुलरी भी मेरे पास स्टेप्स और किप्स की थी। उसके अलावा स्टार्स और नियर पीयर्स की जो बुक्स थी वो मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में थी और टाइम मिलने के ऊपर मैंने उनको सॉल्व किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने स्टार्स और नियर पीयर्स सारी सॉल्व की है, बल्कि उनमें से कुछ सिलेक्टिव पोर्शन सॉल्व किए हैं। अब उस टाइम के अंदर मैंने शॉर्ट लिस्टिंग भी की और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था कि हम शॉर्ट लिस्टिंग कब करें। तो जब मैंने पहले फर्स्ट को में पढ़ा तो उसमें ये होता था कि फर्स्ट डे मैं पढ़ लेती थी, प्रैक्टिस भी की और सेकंड डे कुछ प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस के साथ-साथ मैं अपना प्रैक्टिस मटीरियल की शॉर्ट लिस्टिंग भी कर रही होती थी। इसके अलावा जब आप न्यू फ़ेज़ में एंटर होते हैं और आपने ऑलरेडी अर्ली प्रेप सेशन नहीं जॉइन किया होता, तो आपको आइडिया नहीं होता था कि एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज़ किस तरह से आते हैं। उसका नॉलेज होता ही एक हाई लेवल का। वो सारे नॉलेज को अंडरस्टैंड करना, कॉन्सेप्ट्स बनाना और उसके साथ-साथ मेमोराइज़ेशन करना, बाकी बोर्ड्स की बुक को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर सीनियर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प थी, स्पेशली यूट्यूब चैनल्स की बात करें तो मनु रापी और डॉक्टर हमजा ने बहुत ज़्यादा मदद की। उनकी गाइडेंस वीडियोस मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुई। फेसबुक पे मैंने डिफरेंट ग्रुप्स जॉइन किए थे, स्पेशली अगर 2 बड़े ग्रुप्स की बात करें तो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन फॉर एमडी-कैट था, जहाँ पे आपको डिफरेंट अकेडमीज़ के टेस्ट मिल जाते थे, मुश्किल एमसीक्यूज़ मिल रहे थे। प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर अगर कोई क्यूरी थी, कहीं पे किसी का आंसर गलत है या किसी और को कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है, तो उसका सॉल्यूशन, उसके ईज़ी नोट्स, उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको वहाँ पे अवेलेबल थे, या फिर सीधे एमडी-कैट का एफबी ग्रुप। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो मेन रोल था वो सीनियर्स का था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया, मोटिवेट किया। मेरे अपने इमीडिएट सीनियर्स जो थे कॉलेज के, या उसके अलावा बाकी सीनियर्स, फिर डिफरेंट सोशल मीडिया के सीनियर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद की। उसके अलावा ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था।
और पाइवटल रोल मेरे पेरेंट्स का था, जिन्होंने मुझे इस फ़ियर से निकाला कि एडमिशन ना हुआ तो क्या होगा। उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आपका एडमिशन नहीं होगा तो 2 ही तरीके हैं कि ईदर यू कैन रिपीट और यू कैन मूव ऑन। व्हाटएवर डिसीजन यू विल टेक वी विल बी हियर टू सपोर्ट यू। तो एक कॉन्फिडेंस आता है आपको कि ठीक है, कुछ भी हो जाए योर पेरेंट्स आर स्टैंडिंग बाय योर साइड एंड दे विल अलाउ यू टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। कोई ना कोई मोटिवेटिंग फोर्स ज़रूर होती है, जो मेरे केस में मेरे पेरेंट्स थे, मेरे टीचर्स थे। तरह किसी के सिबलिंग्स होते हैं, किसी के सीनियर्स होते हैं, तो कोई ना कोई होता है जो आपको बता रहा होता है कि आप कर सकते हो। और इन केस अगर कोई नहीं है तो भी यू हैव टू बी दैट मोटिवेटिंग फोर्स फॉर योर सेल्फ। आपको खुद को बताना पड़ता है कि यू कैन डू इट, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। सब कुछ हो गया, तैयारी भी हो गई, फिर उसके बाद मैंने इसको रिवाइज़ भी किया, अपनी शॉर्ट लिस्टिंग जो थी उसको पढ़ा, उसको ऑर्गेनाइज़ किया, अपने जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने हाईलाइट किए हुए थे लास्ट के डेज़ में मैंने उनको पढ़ लिया, अपने न्यूमेरिकल्स लिखे हुए थे मैंने शॉर्ट लिस्टिंग करके उनको पढ़ा, ग्राफ्स, फार्मूलाज सब कुछ हो गया। और फाइनल जो डे था मेरा एमडी कैट का वो 28 सितंबर को मेरा टेस्ट था। लेकिन जो मेरा बोर्ड का रिज़ल्ट था वो 27 को आया था, फेडरल बोर्ड का। सो बिल्कुल 1 डे बिफ़ोर द एमडी कैट टेस्ट मेरा कॉलेज का रिज़ल्ट आ गया था। और उसमें ये हुआ कि आई गॉट 1085 मार्क्स आउट ऑफ 1100। वो उस दौर की बात हो रही है जो कोविड टाइम था, और वहाँ पे 1100/1100 वाज़ द स्टैंडर्ड। So I can say कि I got neither very good marks nor too bad marks. It was a good score and I was like it's okay. मैं उस मोमेंट पे उदास होना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि अगर मैं उस मोमेंट पे अपना कॉन्फिडेंस शैटर कर देती तो अगले दिन मेरा टेस्ट किस तरह से होता। तो लाइक खैर है कुछ नहीं होता, बस कॉलेज में से हाईएस्ट मार्क्स हो, बस कॉलेज में से हाईएस्ट मार्क्स हो, मेरी यही दुआ थी। बट जब मैंने जाके सर्च किया तो मेरे कॉलेज में से सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स थे एंड आई वाज नॉट द टॉपर ऑफ कॉलेज। सो उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। आई वॉज़ हैप्पी फॉर द टॉपर कि शी ऑल्सो डिज़र्व्ड इट, और उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं एक नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो गई थी कि अगर आज मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मेरे कल भी अच्छे नंबर नहीं आएँगे। अगर आज मेरे साथ हार्ड लक हुई और आज मेरे फ़िज़िक्स में ही सारे नंबर कट गए हैं, वो सब्जेक्ट तो मेरा फ़ेवरेट था, तो कल भी लाज़मी नहीं है कि मेरे एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएँ। एक नेगेटिविटी और एक डीमोटिवेशन क्रिएट हो गई थी। बैड लक मेरी ये हुई थी कि मेरे सारे के सारे मार्क्स फ़िज़िक्स में कटे हुए थे। फ़िज़िक्स का वो पेपर जो कि मैं अपने बेस्ट पे दे के आई थी। इवन अगर मुझे लगता है ना कि मुझे कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद था एफएससी में, तो वो फ़िज़िक्स थी। मुझे फ़िज़िक्स बहुत आसान भी लगती थी और बहुत मज़े की भी लगती थी। इवन मुझे क्लास में कुछ भी इशू होता था ना, तो मैं जाती थी स्टेज पर, मैं कहती थी कि ठीक है मैं फ़िज़िक्स समझाती हूँ, जिसको जो समझना है आके समझ लो। और उसी सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स नहीं आए, एक बहुत ज़्यादा बुरी बात थी ये। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा अगले दिन टेस्ट था, इसलिए मैंने उस मोमेंट पे ख़ुद को साइलेंट कर लिया था। मुझे मतलब मैंने ख़ुद को फ़ील ही नहीं कराया कि भई मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। आई वाज़ लाइक ठीक है, ओके, ओके, खैर है, ओके, हो जाता है। आज मेरा दिन नहीं है, कल मेरा दिन होगा। तो इस तरह से मैंने खुद को कहा कि ठीक है, अगर आज बुरा हो गया तो इट डज़न्ट मीन कि कल भी बुरा होगा। ख़ैर है, आज भी ठीक ही है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं हुआ। इससे ज़्यादा बुरा भी हो सकता था। तो इस लिहाज से मैंने खुद को थोड़ी तसल्ली दी, और फिर मैंने बाकी किसी के मार्क्स नहीं देखे, ना ही मैंने किसी से बात की। मतलब फ़ोन पे कि भई किसी के कितने मार्क्स आए हैं, फ़लाँ कॉलेज में कितने पे टॉप हुआ है, ये वो। आई वाज़ लाइक ठीक है, छोड़ दो, फ़िलहाल मुझे इस मोमेंट को नहीं जीना। और मैंने वाक़ई उस मोमेंट को नहीं जिया, ना मैं उस मोमेंट में खुश हुई, ना मैं उस मोमेंट में उदास हुई। मैंने बल्कि उस मोमेंट को अपनी लाइफ़ में से स्किप कर दिया, और बड़ा ही मुश्किल था मेरे लिए भी उस मोमेंट से निकलना। और फिर मैंने उसको खुद को उससे निकाल के और दोबारा से एंट्री टेस्ट फ़ेज़ में लाया, और मैंने अपने न्यूमेरिकल्स के जो फ़ॉर्मूलाज़ इंपॉर्टेंट लिखे हुए थे वो मैंने रिवाइज़ किए, और रात के कुछ टाइम में और सुबह उठ के मैंने किंगडम एनिमेलिया पढ़ा और मैं टेस्ट देने गई। सुबह उठ के आई वाज़ नॉट नर्वस एट ऑल, मुझे बस ये था कि ठीक है आई विल डू इट। सो उस टाइम पे मैंने खुद को जिस तरह से सँभाला वो एक बहुत ही अच्छी बात है। वो सारी की सारी हिम्मत बस अल्लाह ताला ने दे दी। अगर अल्लाह ताला वो हिम्मत ना देता तो वो वाक़ई एक बहुत मुश्किल वक़्त था। और जाते वक़्त काफ़ी परेशानी थी कि क्या होगा, मेरी सारी ज़िंदगी का फ़ैसला होने लगा है। अगर आज कुछ अच्छा हो जाता है तो मेरी 12 साल की मेहनत जो मैं इतने अरसे से पढ़ाई पे लगा रही हूँ, उसके अलावा मैंने जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए हैं वो सारे के सारे जो हैं कंपनसेट हो जाएँगे। और अगर आज खुदा न ख़ास्ता कुछ गलत हो जाता है, मेरी एक छोटी-सी गलती, और मेरी ज़िंदगी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, और मुझे एक मज़ीद साल स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी फिर पता नहीं क्या होगा। जाते वक़्त काफ़ी नर्वस थी और सारे रास्ते में दुआएँ पढ़ती हुई गई, ये दुआएँ, वो वज़ीफ़ा, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन वहाँ जाके जब सेंटर पे मैं पहुँची तो वहाँ पे मुझे कुछ और लोग भी मिले जिनको मैं जानती थी। उनको देख के मुझे पता नहीं क्यों अजीब-सा ना फ़ील हो रहा था, शायद
उनको देख के मुझे अपना बेबसी का एहसास हो रहा था और मेरा दिल कह रहा था कि मैं यहाँ पे रोना शुरू कर दूँ, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा? बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी थी उस टाइम पे। लेकिन क्योंकि हम थोड़ा टाइम पहले पहुँच गए थे तो वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम। मैं बैठी और मैंने खुद को समझाया कि आज ज़िंदगी का फ़ैसला होने वाला है और अगर नर्वस हो के कुछ किया तो एक छोटी-सी गलती और सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। बहुत ही आराम से मैंने खुद को समझाया, बहुत सारी आयत पढ़ी जो मेरे दिल के बहुत करीब थी, मुझे उनसे बहुत सुकून मिला और फिर कुछ टाइम के अंदर आई वाज़ नॉर्मल कि ठीक है, आई विल डू इट और मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी। अगर बाकी हर साल इतने सारे लोग कर सकते हैं तो व्हाई नॉट आई? मुझे भी करना है ये और मैं करके दिखाऊँगी। देन आई वाज़ लाइक ओके, आई विल डू इट। और फिर जब टेस्ट शुरू हुआ तो आई वाज़ नॉट नर्वस एट ऑल, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी और मुझे पता था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आएँगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मुझसे अटेम्प्ट नहीं होगा। ये सारी की सारी जो र्यूमर्स पहले चल रही थी वो मुझे पता थी कि इनमें किस हद तक सच्चाई है। स्किप क्वेश्चन जो थे वो मैंने किए, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस जो थे उन्हें देख के मैंने पैनिक नहीं किया। मेरी यही स्ट्रैटेजी थी और मैंने पहले भी यही सोचा हुआ था कि जो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ होंगे आई विल स्किप देम। मैंने उनको स्किप कर दिया था और जिनका 1-2 थे, कम ही एमसीक्यूज़ थे जिनका आंसर ठीक नहीं था बट थे ज़रूर, उनको भी मैंने स्किप किया। बस जो आते थे पहले मैंने उनको टारगेट किया और उसके बाद मैंने कहा ठीक है बाकी सबके साथ भी ऐसा हो रहा है, उनके पेपर में भी आउट ऑफ सिलेबस है, उनके पेपर में भी गलत आंसर्स वाले हैं। लेकिन किसी का एडमिशन तो होगा ना, तो वो क्या होगी किसी मैं क्यों नहीं हो सकती, मुझे भी करना है ये। और फिर मैंने बड़े ही आराम से, बड़ा ही पेशेंटली टेस्ट को सॉल्व किया। फिर घर आके मैंने अपना टेस्ट जो है उसके मार्क्स चेक किए तो 159 मार्क्स आए हुए थे। और उसको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई कि यार ये क्या हो गया? कल भी मेरे एफएससी में भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए और ये भी नहीं आया, मेरा एडमिशन कैसे होगा? लेकिन ख़ैर उस टाइम पे जिस तरह का सिनेरियो था वहाँ पे 160 अबव वाले सेफ ही कंसिडर हो रहे थे। तो मेरे 159 मार्क्स से पीछे भी मैट्रिक अच्छी थी, एफएससी भी इट वाज़ गुड, नॉट टू बेस्ट बट गुड। सो आई हैड अ होप कि ठीक है इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मुझे अपने मार्क्स से सैटिस्फैक्शन नहीं थी। लेटर ऑन जाके जब पीएमसी ने पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस अनाउंस किया तो उसके बाद मेरे मार्क्स 182 हो गए। मैंने सुबह उठ के देखा इट वाज़ 182। एग्जैक्ट फजर के टाइम आप सुबह उठ रहे हैं और नमाज़ पढ़ने से पहले देख रहे हैं कि 182 मार्क्स आए हुए हैं, तो मैंने सबसे पहले जाके मम्मा पापा को जगाया और उन्हें बताया कि मेरे 182 मार्क्स आए। दे वर लाइक हैप्पी कि 159 से 182 हो गए। उस टाइम पे हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बाकी सबके कितने मार्क्स बढ़े हैं। और मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स ये थे कि एटलीस्ट आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ और सब कुछ होने के बावजूद मेरे 190 प्लस आ ही जाएँगे और एग्जैक्ट मार्क्स मैंने 180, 98, 199 इतने एक्सपेक्ट किए हुए थे। लेकिन 182 जो था वो सैटिस्फैक्टरी था, मतलब काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल था। 159 से बहुत बेहतर था, उस लिहाज से खुशी भी थी, लेकिन 198 199 नहीं थे, इस लिहाज से थोड़ा-सा कम भी था, तो काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स थी हमारी और आइडिया भी नहीं था कि सबके मार्क्स किस रेंज में लाई कर रहे हैं। लेटर ऑन जाके पता चला कि सबके मार्क्स जो हैं वो इसी तरह आए हैं, नॉर्मल ही हैं, 190 से ऊपर बहुत सिलेक्टिव बच्चे हैं। तो फिर एक मोटिवेशन हुई कि ठीक है इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा और फाइनली जब एग्रीगेट बना तो मेरा एग्रीगेट बना था 92.1061% और किंग एडवर्ड का मेरिट क्लोज हुआ था 92.5% पे। सो थोड़ा सा मार्जिन से रह गया। उसके अलावा बाकी सारे मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटी जितनी भी पंजाब की हैं सब में एडमिशन हो रहा था, बट आई ऑप्टेड राउलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ड्यू टू माई होम टाउन एंड सर्टन अदर रीजंस जो कि मैं सेपरेटली भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। दिस वॉज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। ये थी मेरे हिस्से की कोशिश, आपकी बहन की एक कोशिश। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सारी की सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने कमेंट्स बताना मत भूलिएगा। आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर दैट।